बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। नवीद साबरी हियर। स्टूडेंट्स, आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टॉपिक पे बात करेंगे और उसके बारे में आपको कुछ ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे कि जिसमें आपको इस आइडिया को समझने में भी आपको हेल्प मिलेगी। और फिर दूसरा, आपने कोई ऐसे लिखना है या कोई आपने करंट अफेयर का क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है CSS PMS में या किसी भी और तरह से, तो आप बड़ी आसानी से उसको हैंडल कर सकेंगे। तो इस तरह से ये हमारे जो सीरीज है, आइडियाज़ फॉर ऐसे राइटिंग एंड करंट अफेयर्स, उसके लिए ये टॉपिक आपके लिए बड़ा इफेक्टिव होगा। तो इसके लिए ये वाला जो फॉर्मेट है, ये आउटलाइन है, वो हम फॉलो करेंगे, जिसमें हिस्ट्री, टाइप्स और अदर बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें समझने को मिलेंगी। और ये वो आइडियाज़ हैं कि जिनको आप यूज़ करके फर्दर अपने एसेस वगैरह लिख सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे इस टॉपिक को, और उसमें जो पहली बात है वो ये कि AI जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका मतलब क्या है कि इंटेलिजेंस का मतलब जहानत और आर्टिफिशियल का मतलब मसनूई। मसनूई का मतलब कि जो इंसानी नहीं है बल्कि मशीन की तरफ से है। अच्छा, अब देखें, हमारी लाइफ में हमारे तीन तरह के काम होते हैं। एक तो वो जो डेली रूटीन के काम हैं, जो छोटे मोटे काम हैं जो हम फिजिकली परफॉर्म करते हैं, ठीक है। या उनमें से कुछ मेंटली भी हैं, ठीक है। मतलब हम कहीं चले गए, आ गए, कोई चीज़ उठा के रख दी कहीं पे, ठीक है, कोई चीज़ हमने उठाई, ठीक है। मतलब ये वो चीज़ें हैं जो रूटीन की बातें हैं। इसमें हमारी इंटेलिजेंस, जहानत इस्तेमाल तो होती है, लेकिन इस तरह से इस्तेमाल नहीं होती कि इसमें कुछ क्रिएटिविटी हो, ठीक है। लेकिन उससे आगे जब हम चलते हैं तो दूसरे लेवल पे आती है वो वाली जहानत कि जो हम अपनी लाइफ के कुछ थोड़े से मुश्किल काम सर अंजाम देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे आती है ऐसी जहानत जो क्रिएटिविटी लेके आती है हमारी चीज़ों में, हमारे कामों में क्रिएटिविटी लेके आती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें तीनों लेवल पे हेल्प करती है, ठीक है। और ये इसका मतलब क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को इमिटेट करती है, यानी कि ह्यूमन इंटेलिजेंस जो इंसानी जहानत है उसको ये कॉपी करती है, और कॉपी करके फिर उसके बेस पे ये लर्निंग भी करती है और रीजनिंग डेवलप करती है, प्रॉब्लम सॉल्व करती है और यहाँ तक के डिसीजंस करती है। और डिसीजन करने में इंसान की हेल्प करती है, या बल्कि कह लें कि डिसीजन करके देती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लर्निंग अगर है तो लर्निंग का मतलब ये है कि एक दफ़ा जो उसने डिसीजन किया, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आई तो वो नेक्स्ट टाइम उस डिसीजन को इम्प्रूव करेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये है एक्चुअली पॉइंट जहां पे आके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन माइंड के लेवल पे आ जाती है। मतलब बनाई इंसान नहीं है ये सारी टेक्नोलॉजी, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस लेवल पे आके इंसानी सोच के बराबर पहुंच जाएगी। अच्छा, और मजीद ये कि इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, यही तीन बातें ध्यान में रखें कि सबसे पहले लर्निंग, यानी कि अपने एक्सपीरियंसेस से लर्न करना, सीखना। जैसे इंसान सीखता है, एक दफ़ा कहीं पे फ़ायदा मिला तो दोबारा वो काम करता है, एक दफ़ा कहीं पे नुकसान हुआ तो दोबारा वो काम नहीं करता। ये लर्निंग है ना। तो मशीन अगर यही काम करेगी तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी, तो वो करेगी रीजनिंग। रीजनिंग क्या है कि मुश्किल मामलात को, मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लॉजिक डेवलप करेगी। लॉजिक की बेस पे, मंतक की बेस पे, सोच की बेस पे, रीजनिंग की बेस पे। रीजनिंग क्या है जी? कि हमने कोई फैसला करना है तो हम यही सोचते हैं ना कि इस फैसले में, मतलब एक ऑप्शन है उसमें नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा हैं, पॉजिटिव कम हैं।
दूसरा फैसला ऐसा है कि जिसमें पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा हैं, नेगेटिव कम है। ठीक है। तो हम सोचते हैं कि फिर वो पॉजिटिव वाला कर लेना चाहिए जिसमें पॉजिटिव ज़्यादा है बाद वाला। तो मशीन भी यही हमें करके देगी, मतलब लॉजिक वो खुद से डेवलप करेगी। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक और कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर है। और सबसे बड़ी बात, सेल्फ करेक्शन। यानी कि अगर माजी में एआई ने हमें कोई फैसला करके दिया और उसमें कोई प्रॉब्लम आया, तो अब वो जो फैसला करेगी उसमें उसको प्रॉब्लम को रिमूव करके सेल्फ करेक्शन करेगी। यही सेल्फ करेक्शन का एलिमेंट इंसान में भी है। बल्कि कई बार तो इंसान भी भूल जाता है और इंसान अपनी ही सेल्फ करेक्शन नहीं कर पाता कई दफा, और दोबारा फिर वही मिस्टेक करता है, लेकिन मशीन नहीं करेगी क्योंकि मशीन उस एक्सपीरियंस से सीख रही होगी। ठीक है। और भूलने वाला एलिमेंट मशीन में नहीं है। तो इसलिए फिर ये सेल्फ करेक्शन अगर सही तौर पर मशीन कर पाएगी तो वो इंसानी माइंड से आगे निकल जाएगी। अच्छा, अब हिस्ट्री इसकी क्या है? हिस्ट्री इसकी कुछ इस तरह से है कि 1956 में डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस जो है उसमें ये सबसे पहले टर्म यूज की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। फिर 1970s से 1980s में मशीन लर्निंग की इमर्जेंस हुई, आहिस्ता आहिस्ता ये इसके ऊपर काम होना शुरू हुआ, यूनिवर्सिटीज में इसको पढ़ाया जाने लगा, आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर काम शुरू हुआ। फिर 2000 वाले जो 2000s का डेकेड था, 2000 से लेकर 2010 तक, उसमें इसमें मजीद एडवांसमेंट पैदा हुई। और जो इम्प्रूव्ड कंप्यूटर पावर है उसकी बेस पे और बिग डेटा की मदद से, बिग डेटा आगे क्या है वो हम बताते हैं आगे इसी लेक्चर में, उसकी मदद से इसने मजीद तरक्की की। और 2000 से लेकर अब तक, 2010 से लेकर अब तक, ये अब डेली लाइफ में यूज होना शुरू हो गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर बहुत सारी एप्स आ गई हैं, व्हाट्सएप भी, फेसबुक भी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पे डील हो रही हैं, ड्रिवन हो रही हैं। और फिर रोबोट्स आ गए, फिर स्मार्ट असिस्टेंट्स आ गए। स्मार्ट असिस्टेंट्स का मतलब कि मशीन हमारा असिस्टेंट बन जाती है और जो भी मेंटल काम हमने घंटों लगा के करना होता है वो सेकंड्स में हमें करके दे देती है। तो इस तरह से अब ये इम्प्रूवमेंट इसमें आई है। टाइप्स ऑफ एआई अगर हम देखें तो इसमें नैरो एआई या वीक एआई जिसे बोलते हैं, वो क्या है कि कोई स्पेसिफिक टास्क, जैसे कि कोई स्पेशलाइज्ड होते हैं, जैसे कि इमेज रिकॉग्निशन है, मतलब हमारा फेस पहचान लेती है हमारा मोबाइल, कोई भी मशीन, हमारा कंप्यूटर भी है या मोबाइल है कुछ भी। फिर लैंग्वेज की ट्रांसलेट कर लेती है, उर्दू टू इंग्लिश, इंग्लिश टू उर्दू, इंग्लिश टू स्पेनिश, इस तरह करके वो बड़ी आसानी से ये किया जाता है। और मोस्टली ये ठीक ही ट्रांसलेशन करती है। अच्छा, इसके बाद जनरल एआई। नैरो एआई के बाद दूसरी टाइप है जनरल एआई। जनरल एआई क्या है कि ये वो सारे इंटेलेक्चुअल और मेंटल काम मशीन करती है जो कि इंसान कर सकता है। ये अभी रिसर्च की स्टेज में है, इस पे काफ़ी हद तक काम हो चुका है और ये काम हो भी रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ अभी मजीद सफ़र जारी है। और नेक्स्ट है जी सुपर इंटेलिजेंट एआई, जो कि अभी वजूद में तो नहीं आई, लेकिन ये फ्यूचर में इसके बारे में गुमान है, क्यास है कि ये टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस पॉइंट तक पहुंच जाएगी कि ये ह्यूमन इंटेलिजेंस से भी आगे निकल जाएगी। तो ये इसकी तीन बड़ी टाइप्स हैं। आगे चलते हैं। एआई कोर टेक्नोलॉजी, कौन कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो कि बेसिक हैं एआई में? सबसे पहले मशीन लर्निंग है। मशीन लर्निंग का मतलब ये है कि जो भी डेटा या डेटा के पैटर्न्स दिए जाते हैं मशीन को, उनकी बेस पे ये मशीन लर्निंग करती है, सीखती है और सीख के खुद से डिसीजन मेकिंग करने के काबिल हो जाती है। सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि इससे पहले मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी के अंदर शामिल नहीं थी। एआई ने आके उसको इतनी इम्प्रूवमेंट की है कि वो मशीन ने अब लर्न भी करना शुरू कर दिया, सीखना शुरू कर दिया,
इससे पहले तो यही है कि इंसान उसको कमांड देता था मशीन को, और मशीन हमें काम करके देती थी उस कमांड की बेस पे। अगर कमांड हमारी गलत होती थी तो काम भी गलत ही होता था। लेकिन अब मशीन लर्निंग ये है कि अगर हमारी कहीं पे इंसान की गलती होगी तो मशीन उसको भी पकड़ेगी, और क्योंकि मशीन ने खुद लर्न करना शुरू कर दिया। आगे टेक्नोलॉजी है जी इसमें, जो एक और टेक्नोलॉजी में डीप लर्निंग। डीप लर्निंग का मतलब ये है कि जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स हैं उनको यूज करके ये कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स बनाएगी, और इमेज और स्पीच रिकग्निशन इसमें हो जाएगी। मतलब ये है कि शक्ल को पहचान लेगी, आवाज को पहचान लेगी, उसी तरह की आवाज प्रोड्यूस कर देगी। ठीक है। और ये डीप लर्निंग के थ्रू ये आजकल पॉसिबल है। और कभी कभार देखा है कि ऐसे लोग कि जिन्होंने वो बोला भी नहीं होता, उन्हीं की आवाज में, उन्हीं की पहले वाली चीजों को देख के उसी क्वालिटीज को यूज करके एआई के थ्रू उन्हीं की आवाज में कुछ रिकॉर्ड कर लिया जाता है। ठीक है। तो ये डीप लर्निंग है। अच्छा, डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट जरा जरा यहाँ पे ये समझ लें कि डीप लर्निंग को डीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वर्ड्स, सेंटेंसेस, पैराग्राफ से आगे की बात है, और ये कॉम्प्लेक्स पैटर्न जैसा कि इमेज वगैरह होते हैं ये उन तक काम करती है, इसलिए ये डीप है। और आगे है जी एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बिल्कुल ऐसे ही जैसा कि इंसान अपनी लैंग्वेज को सीखता है, वैसे ही मशीन लैंग्वेज को सीखती है। ये जो चैट बॉट्स हैं, ट्रांसलेशंस हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जहाँ पे हम जाके बात करते हैं, कोई क्वेश्चन करते हैं तो वो आगे से आंसर मशीन देती है, कोई इंसान आगे नहीं बैठा होता। तो इसका मतलब वो अ, हमारी लैंग्वेज को समझते हैं और समझ के फिर उसको आंसर करते हैं। फिर आगे कंप्यूटर विजन है। कंप्यूटर विजन ये है कि विजुअल डेटा को इंटरप्रेट करना, देखने की सलाहियत पैदा कर देना। ठीक है। ये जो बगैर ड्राइवर के कार्स हैं, या ये फेशियल रिकॉग्निशन है जो चेहरे को पहचान लेना, ये सारा इसी टेक्नोलॉजी में आता है। एआई के जो की कॉन्सेप्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले न्यूट्रल नेटवर्क्स। न्यूट्रल नेटवर्क्स का मतलब ये है कि वो एल्गोरिदम जो ह्यूमन ब्रेन के मॉडल पे बनाए गए हैं। एल्गोरिदम का मतलब है वो सारी कोडिंग, वो सारी समझ लें कि जो कंप्यूटर के बैक बैक में कोडिंग होती है, वो सारी जो ह्यूमन माइंड के, ह्यूमन ब्रेन के पैटर्न पे बनाए गए हैं, उनको न्यूट्रल नेटवर्क्स बोलते हैं, और ये डीप लर्निंग के लिए ज़रूरी होते हैं। फिर एल्गोरिदम। एल्गोरिदम असल में वो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए या कोई भी काम करने के लिए यूज़ होती हैं। बिग डेटा। बिग डेटा का मतलब ये है कि वो सारे लार्ज डेटा सेट्स, वो एल्गोरिदम या और डेटाबेसेस या और जो भी डेटा अवेलेबल है ओवरऑल पूरी दुनिया में, जो एक बड़े डेटा का पार्ट है, वो एआई मॉडल के थ्रू जब काम करता है तो उसी बिग डेटा से इंफॉर्मेशन लेके कंप्यूटर वो अपना कोई भी टास्क परफॉर्म करता है, एआई टूल्स। तो ये जो बिग डेटा है ये असल में वो डेटा है जहां से इंफॉर्मेशन लेके या जिसकी बेस पे आगे फर्दर डिसीजन मेकिंग करके एआई टूल हमारी हेल्प करता है। ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब है कि खुद ब खुद से एआई की ये एबिलिटी है कि रेपिटेटिव टास्क एफिशिएंटली कर सके, और बार बार अगर वही काम करना है तो बड़ी आसानी से और जल्दी से और तेजी से कर सके। एप्लीकेशन ऑफ एआई इन वेरियस फील्ड्स। बहुत सारे फील्ड्स में इसकी एप्लीकेशन है। सबसे पहले अगर हम देखें हेल्थ केयर में, तो सेहत के शोबे में ये मरीज मर्ज को तशखीस करना, फिर उसके बाद दवाइयों की तहकीकात, और फिर हेल्थ के एनालिसिस वगैरह बनाना, ये सारा कुछ एआई आजकल कर सकता है। उसके बाद फाइनेंस है। तो फाइनेंस में फ्रॉड को, फ्रॉड डिटेक्शन या रिस्क असेसमेंट के कितना रिस्क होगा, या फिर कोई पर्सनलाइज फाइनेंशियल एडवाइस वगैरह है कि क्या करना चाहिए, कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, ये सारा कुछ एआई के थ्रू हो सकता है। एजुकेशन में
अडेप्टिव लर्निंग है। अडेप्टिव लर्निंग का मतलब ये है कि हम चीज़ों को अडेप्ट कर करके आगे सीखते हैं, और इंसान का ये एक बिल्कुल बेसिक समझ लें क्वालिटी है इंसान की, ये इंसान ये कर सकता है। तो यही चीज़ जो है वो एआई भी कर सकती है। फिर इस तरह से जो स्टूडेंट्स की ग्रेडिंग करनी होती है, वो ग्रेडिंग भी बता दी जाए अगर मशीन को, तो वो ग्रेडिंग स्टूडेंट की करके दे सकती है। टीचर को ग्रेडिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। और फिर उसके बाद कोई टेलर्ड कंटेंट अगर हमें चाहिए, कोई बना बनाया अगर मटेरियल हमें चाहिए, हम सिर्फ उसको इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो मटेरियल हमें बना बनाया मिल जाएगा। तो एआई के थ्रू ये सब कुछ आजकल पॉसिबल है। इसके बाद आगे अगर हम चलते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में जो सेल्फ ड्रिवन कार्स हैं, कि खुद ही ड्राइविंग जो कार होती हैं ड्राइवर के बगैर कार्स, वो भी। फिर ट्रैफिक मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम और रूट ऑप्टिमाइजेशन के कौन सा रूट अच्छा है, कौन सा रूट हमें लेना चाहिए, ये सारा एआई के थ्रू हमें आजकल इंफॉर्मेशन मिल रही है और हम इसको यूज़ कर रहे हैं। रिटेल, रिटेल का मतलब ये है कि वही जो बिजनेस के अंदर कोई भी जो है वो चीज़ें प्रायोरिटाइज करते हैं। हम एक बंदा कुछ चीज़ें खरीदता है, कुछ चीज़ें बेचता है, अपने पास स्टॉक रखता है। तो ये चीज़ें कि कौन सी चीज़ें बेच देनी चाहिए, जल्दी बेच देनी चाहिए, कौन सी को स्टॉक रख लेना चाहिए, किस पे प्रॉफिट आने का चांस है, किस पे नहीं है, ये सब चीज़ें हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बड़ी आसानी से पता चल जाती हैं। फिर हमारी जो डेली लाइफ है, डेली लाइफ में हमारे वॉइस असिस्टेंट के तौर पर हमारा काम करता है। यानी कि जो कुछ हम उसे कहेंगे वो करके उसको रिकॉर्ड करके भी हमें दे सकता है किसी भी लैंग्वेज में। फिर उसके बाद सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया को हैंडल करने का काम, उसके लिए कंटेंट बनाना, एडवर्टाइजमेंट्स बनाना, ये सारा काम आजकल एआई के थ्रू हो रहा है। उसके बाद है जी ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब है ऑनलाइन जो शॉपिंग होती है, उसमें भी, ऑनलाइन शॉपिंग में भी एआई आजकल बहुत इन्वॉल्व हो चुका है। एक साइड पे तो ये सेलर्स की हेल्प करता है, दूसरी साइड पे बायर्स की भी हेल्प करता है। ये सेलर्स को ये इंफॉर्मेशन देता है कि किस तरह से टारगेटेड बायर तक पहुंचा जा सकता है, और बायर्स को ये इंफॉर्मेशन देता है कि उन्हें कौन सी चीज़ खरीदनी चाहिए और कौन सी नहीं खरीदनी चाहिए। फिर उसके बाद स्मार्ट होम्स हैं, मतलब पूरे का पूरा घर जो है, घर में लाइटिंग है, थर्मोस्टेट है, सिक्योरिटी सिस्टम, ये सब चीज़ें वो हैं जो कि हम बड़ी आसानी से एआई को यूज़ करके अपने घरों में एक ऐसा एक सिस्टम डेवलप कर सकते हैं जो कि टोटल एआई पे बेस करेगा। फिर उसके बाद इसके एडवांटेजेस अब क्या है, बट एडवांटेजेस के लिए आगे फर्दर डिफरेंट पॉइंट्स आ रहे हैं। तो एडवांटेजेस में सबसे पहले है इनहेंस्ड एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। यानी कि सेम टास्क को अगर रिपीट करना है तो वो रिपीट करके बार बार इंसान अगर करे, तो उससे बेहतर ये है कि हम मशीन से वो काम करवाएं, ताकि ह्यूमन एरर भी कम हो जाए। और इंसान थक जाता है काम करता करता बार बार, मशीन थकेगी भी नहीं। ठीक है। और इसी तरह से ये मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, रिटेल, बहुत सारी इंडस्ट्री में ये आजकल यूज हो रही है टेक्नोलॉजी। फिर उसके बाद डेटा एनालिसिस एंड प्रोसेसिंग। डेटा को एनालाइज करके उसको प्रोसेस करना और ये पता करना कि कैसे काम जल्दी हो सकता है, कैसे ये इम्प्रूव्ड फॉर्म में ज़्यादा बेहतर वे में हो सकता है, वो सारा अवेलेबल डेटा की बेस पे ये प्रोसेस करके हमें एआई दे देता है। उसके बाद टाइम और कॉस्ट सेविंग, यस, चूंकि इंसान जो काम करता था अगर मशीन करेगी या कर रही है, तो इंसान घंटों लगाता था उस काम पे, और अब मशीन सेकंड्स और मिनट्स में ये काम कर देती है। हेल्थ केयर के अंदर इसके क्या एडवांटेजेस हैं? हेल्थ केयर में ये है कि डायग्नोज करता है बीमारियों को, ये एमआरआई, एक्सरेज, ये सब आजकल एआई ड्रिवन हो चुके हैं, और इसमें एक्यूरेसी का लेवल भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो मर्ज की तशखीस के लिए जो टेस्ट वगैरह किए जाते हैं, वो सब भी एआई की बेस पे अब बहुत इम्प्रूव हो चुके हैं। इसके बाद आगे देखेंगे तो पर्सनलाइज ट्रीटमेंट। पर्सनलाइज ट्रीटमेंट का मतलब कि एक बंदा जो है उसकी अपनी खुद से जो ट्रीटमेंट हिस्ट्री है, जो जो उसकी डिजीज़ की हिस्ट्री है, वो सब चीज़ें एक स्पेशल असिस्टेंट उसको
उसके लिए बना के बड़ी आसानी से ये सारी चीज़ें रखी जा सकती हैं, और डॉक्टर्स इसको बड़े अच्छे तरीके से हर पेशेंट के लिए अलग अलग डेटाबेस बना के इसको यूज़ कर सकते हैं। और ड्रग डिस्कवरी यानी कि नई अद्वियात को दरियाफ्त करना और फिर उनको बनाना, ये सब कुछ भी एआई के थ्रू थ्रू अब बहुत अच्छा पॉसिबल हो गया है। वैक्सीन भी बन रही है, मेडिसिन भी बन रही है इसी तरीके से। आगे देखें तो हेल्थ मॉनिटरिंग किसी भी बंदे की या पूरी सोसाइटी की हेल्थ मॉनिटरिंग बड़ी आसानी से की जा सकती है। और जहाँ जहाँ कोई भी प्रॉब्लम आना हो या आने के चांस हो या कोई उसके इंडिकेशन शो हो, तो पहले से मरीज को अलर्ट किया जा सकता है और उसे उससे किसी बड़े प्रॉब्लम से बचाया जा सकता है। एजुकेशन में अगर हम देखें तो एजुकेशन में पर्सनलाइज लर्निंग है। अब हर स्टूडेंट का एक अपना लर्निंग पेस और लर्निंग स्टाइल होना है होता है। तो अब उसको डील करना बड़ी आसानी से पॉसिबल हो गया है एआई के थ्रू, क्योंकि हर किसी का अलग अलग अगर टीचिंग असिस्टेंट बना दिया जाए तो हर स्टूडेंट अपने अपने पेस के थ्रू उसको लर्न कर सकता है चीज़ों को। ऑटोमेटेड ग्रेडिंग, ऑटोमेटेड जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो भी टीचर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, एजुकेटर्स को, मैनेजमेंट को, स्कूल कॉलेज मैनेजमेंट को, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट को, कि बहुत जल्दी रिजल्ट जो है वो अब आजकल दिए जा सकते हैं इसको यूज़ करके। इसके बाद 24/7 लर्निंग एक्सेस। यस, मतलब अब जो लर्निंग है, लर्निंग और टीचिंग वो सिर्फ अब स्कूल कॉलेज की टाइमिंग तक महदूद नहीं रही, बल्कि ये 24 आवर्स की एक्टिविटी बन गई है और बड़ी आसानी से स्टूडेंट्स इसको एक्सेस कर सकते हैं और अपना लर्निंग जो है उसको जब चाहें अपने सेल्फ मोड पे और सेल्फ पेस पे इसको लेके चल सकते हैं। इम्प्रूव्ड कस्टमर एक्सपीरियंस क्या है जी, कि जो बाइंग एंड सेलिंग है वो बहुत आसान हो गई है। क्लाइंट्स को चैटबॉट्स के जरिए इंस्टेंट सपोर्ट मिलती है, जिसके थ्रू रिटेल, बैंकिंग, कस्टमर सर्विस, सॉफ्टवेयर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें काफ़ी कस्टमर की इंक्वायरीज को एआई टूल्स के थ्रू हेल्प किया, उसको आंसर किया जाता है और बड़ी इफेक्टिवली ये काम चल रहा है। रिकमेंडेशन इंजन्स का मतलब ये है कि रिकमेंड करता है एआई टूल कि आप क्या करें और क्या ना करें। आपने कोई चीज़ खरीदनी है तो आपको हेल्प करता है कि क्या होना चाहिए, क्या आपने कोई चीज़ को मूवी देखनी है तो एआई टूल आपको हेल्प करता है कि आपको क्या कौन सी मूवी देखनी चाहिए। आपने कोई बुक पढ़नी है तो एआई आपकी हेल्प करेगी कि आपको आज के दौर के मुताबिक कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। आप उसे उससे क्वेश्चन पूछते हैं, आपके क्वेश्चन की रोशनी में वो पूरा आपको आंसर करता है और रिकमेंड करता है कि ये काम आपको करना चाहिए। फिर उसके बाद कस्टमर डेटा इंसाइट। कस्टमर डेटा, कंपनी स्पेशली जब बिजनेस में कस्टमर से रिलेटेड, कस्टमर के बिहेवियर, कस्टमर का की चॉइस, कस्टमर की प्रेफरेंसेस के ऊपर जब कुछ सोचती हैं, तो वो बेटर प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मार्केटिंग के थ्रू, मार्केटिंग अब पॉसिबल हो गई है एआई के थ्रू। ठीक है, क्योंकि कस्टमर के डेटा के थ्रू अब कस्टमर की प्रेफरेंसेस को फाइंड आउट करना बड़ा आसान हो गया है, जिसकी बेस पे कंपनीज बड़ी आसानी से अपने बिजनेस को, अपनी मार्केटिंग को और अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर रही है। आगे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में एआई कैसे यूज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज प्रोडिक्शन। यस, क्लाइमेट चेंज के हवाले से कुछ प्रोडिक्शंस करने के लिए एआई यूज किया जाता है कि कोई मतलब डेटा के थ्रू वो हमें बताता है कि कहाँ पे कोई तूफान आने वाला है या कहाँ पे कोई क्लाइमेट चेंज आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। मतलब 1 साल बाद किसी इलाके का टेम्परेचर कैसा होगा और 10 साल बाद कैसा होगा, और उसकी बेस पे फर्दर डिसीजन मेकिंग ये सारी एआई के थ्रू अब पॉसिबल हो गई है। वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग। वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग में भी ऐसी जो स्पीशीज हैं, जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, उनके लिए कंजर्वेशन एफर्ट्स की जाती हैं। और ये जाहिर है कि पता चलाया जाता है
एआई के थ्रू ही हमें पता चलता है कि कौन सी ऐसी स्पीशीज हैं कि जिनको हमें बचाना चाहिए, किस तरह का माहौल उन्हें देना चाहिए, किस तरह से उन्हें बचाया जा सकता है। एनर्जी एफिशिएंसी भी, कि किस तरह से हम अपने इंडस्ट्री में या घरों में इस तरह के इंडस्ट्री के यूनिट, एनर्जी के यूनिट लगाएं जिससे कि एनवायरनमेंट खराब ना हो और हमारा जो एनर्जी की नीड है वो भी पूरी हो जाए। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन्हेंसमेंट्स में अगर हम आते हैं तो साइबर सिक्योरिटी, जो ऑनलाइन सिक्योरिटी है, वो हमारी बड़ी आसानी से अब पॉसिबल हो गई है एआई को यूज करते हुए। फिर उसके बाद सर्वेलेंस एंड क्राइम प्रिवेंशन, मतलब पूरा मॉनिटर करना कैमरास के थ्रू, और फिर उसके बाद क्राइम के ऊपर कंट्रोल करना, ये भी अब एआई के थ्रू पॉसिबल हो गया है काफ़ी हद तक। डिजास्टर रिस्पॉन्स वही कि अगर कोई नेचुरल डिजास्टर्स आने वाले हैं तो टाइमली अलर्ट मिल जाए तो बहुत सारी इंसानी जानें बचाई जा सकती हैं, और वो बचाई जाती हैं इसके थ्रू। ट्रांसपोर्टेशन और ऑटोनोमस व्हीकल्स, यस, वो आप बात पहले भी हुई कि जो ड्राइवरलेस कार्स हैं वो पॉसिबल हैं, हो गई हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम जो है वो पता चल गया है। और जो एआई है वो लोगों को हेल्प करती है ये बताने में कि उन्हें कौन सा रास्ता चूज करना चाहिए, कौन से फ्यूल यूज करना चाहिए, और इस तरह की और भी रिकमेंडेशंस देती है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा एफिशिएंट हो गई है, ज़्यादा शेड्यूल और उसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा अच्छी हो गई है, जिससे लोगों को अपनी प्राइवेट कार्स रखने की ज़रूरत कम हो गई है। इसके बाद ये इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन, जाहिर है कि नई नई जॉब्स इसमें पैदा हो रही हैं, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हो रही हैं, जिसमें डेटा साइंस है, रिसर्च है, रोबोट मेंटेनेंस है, इस तरह की बहुत सारी और जॉब्स पैदा हो गई हैं। इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी आ गई है, नए से नए ट्रेंड्स की तरफ जाना, रिसर्च करना और उसकी बेस पे अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टिमुलेट करना, ये एआई के थ्रू अब पॉसिबल हो गया है। और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं, स्पेशली चाइना, कि जिन्होंने एआई को यूज करते हुए अपनी इकोनॉमी को बहुत इम्प्रूव किया है। बूस्ट कंपेटिटिवनेस, यस, मार्केट का कंपटीशन भी इससे बढ़ता है, और इस बढ़ने के साथ बहुत ज़्यादा मतलब इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट जो है वो पॉसिबल है, और वो अट्रैक्ट की जाती है, जिससे मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा आता है। और वो जाहिर है एआई ही हेल्प करता है इन्वेस्टर्स को ये बताने के लिए कि उन्हें कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। साइंटिफिक रिसर्च में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो किरदार है वो ये है कि अब नई नई डिस्कवरीज और इन्वेंशंस और इजादात वगैरह ये बड़ी तेज़ हो गई हैं, और नए मतलब प्रोग्राम्स बनाना कंप्यूटर में, पूरी की पूरी कोडिंग जो है वो हमें मिल जाती है एआई से, जिससे नई वेबसाइट्स और नए एप्स वगैरह बनाई जा सकती हैं। जीनोमिक रिसर्च, जी, मेडिकल साइंसेज में जीन मैपिंग के थ्रू ये डिजीजेस को, जेनेटिक डिजीज को स्पेशली अच्छे तरीके से ट्रीट करने के लिए एआई हमारी हेल्प अब कर रही है। स्पेस स्पेस एक्सप्लोरेशन, यस, स्पेस की जो फर्दर तहकीक है खला में कि कहाँ पे क्या चीज़ें मौजूद हैं, जो भी प्लैनेट्स और स्टार्स वगैरह हमें पता चल चुके हैं उसको फर्दर रिसर्च करना, और नए से नए उसमें एवेन्यूज़ के ऊपर रिसर्च करके नई चीज़ें हमारे सामने लाना, एआई इसमें बहुत तेज़ी से अब काम कर रही है और इंसान की मदद करती है। अच्छा, अब दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो इतने सारे एडवांटेजेस हैं, तो एआई के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? सबसे पहले तो जॉब लॉस एंड इकोनॉमिक डिसरप्शन। ऑटोमेशन है, चूंकि चीज़ें ज़्यादा ऑटोमेटिक चलना शुरू हो गई हैं तो इंसान तो जॉबलेस हो जाएंगे, क्योंकि वो काम जो इस वक्त इंसान 10 लोग मिलके करते हैं, आज से 10 साल बाद तो वो एक बंदा कर रहा होगा एआई की मदद से, तो फिर बाकी 9 लोग तो जॉबलेस हो जाएंगे। ये एक प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, यस, जो हाईली स्किल्ड वर्कर्स हैं जो एआई की बेस पे काम कर सकते हैं उनकी तो सैलरीज बहुत अच्छी होंगी, लेकिन जो दूसरे लोग हैं जिनके पास ये स्किल्स नहीं है, बेशक वो किसी भी कंट्री में रहते हैं, वो एक
बिल्कुल और तरह से और एक और तरह के माहौल में वो चले जाएंगे, और वो बहुत सारा इकोनॉमिक गैप उन दोनों तबकों के दरमियान में आ जाएगा। एग्जाम्पल इसकी यही है कि बहुत सारी ऐसी मिलियंस ऑफ जॉब्स हैं जो कि आगे आने वाले सालों में एआई और रोबोटिक्स के थ्रू कंट्रोल हो रही होंगी अगले 10-20 सालों में। तो इसलिए ये ज़ाहिर है जॉब्स, ये जॉब्स कम होने की वजह से या ख़त्म होने की वजह से इकोनॉमिक लेवल पे एक बहुत बड़ा इनकलाब तो अब आने को है। प्राइवेसी एंड सर्वेलेंस कंसर्न्स, ये भी एक प्रॉब्लम है कि लोगों का जो डेटा कलेक्शन है, इतना डेटा कलेक्ट किया जाता है लोगों के बारे में कि उनकी इवन फिंगरप्रिंट्स भी और फेशियल जो है वो ट्रेड्स वो भी, और फेस रिकॉग्निशन और पर्सनल जो इंफॉर्मेशन है वो सारी डेटा कलेक्ट की जाती है, तो उससे लोगों की प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है। फिर सर्वेलेंस के हर बंदा हर वक्त किसी न किसी निगरानी में है, कहाँ जा रहा है क्या कर रहा है, तो ये भी एक लोगों के लिए प्रॉब्लम है। इसकी एग्जांपल वही फेशियल रिकॉग्निशन वाली वो मैंने जो दी। फिर उसके बाद बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन इन एआई एल्गोरिदम्स। अब बायस इन डेटा मतलब चूंकि एआई जो है वो ह्यूमन बायसेस को जज नहीं कर सकती, तो इंसान अगर कुछ काम ऐसे करता है जो कि किसी बायस, किसी जानिबदारी की वजह से हैं, तो उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि एआई हमें जो रिकमेंडेशन देगा वो भी उसी बायस की बेस पे होगी। तो इस तरह से ये जो जानिबदारी है, ये बायसनेस है, ये बढ़ेगी, कम नहीं होगी। डिस्क्रिमिनेशन भी इसी तरह से, एआई एप्लीकेशंस जो हैं वो लोगों की हायरिंग, पुलिसिंग, लोन अप्रूवल्स, इस तरह की चीज़ों में वो रेस, जेंडर और सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की बेस पे डिस्क्रिमिनेशन कर सकती हैं। ठीक है, जैसा कि इंसान अगर इस तरह से करता है कि जी कुछ एरियाज में अगर वाइट पीपल को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है ब्लैक के ऊपर, तो वो ज़्यादा फिर एआई भी उसी तरह वाइट की तरफ और ये डिस्क्रिमिनेशन करेगी। ठीक है, अमीरों को ज़्यादा प्रेफर करेगी गरीबों के ऊपर, तो ये सारा कुछ जो है वो टोटल डिस्क्रिमिनेशन की तरफ जा सकता है। इसकी एग्जांपल यही है फेस रिकग्निशन की बेस पे ये सब कुछ होता है। अच्छा, उसके बाद है जी लॉस ऑफ ह्यूमन ऑटोनॉमी एंड कंट्रोल। इंसान का जो कंट्रोल है टेक्नोलॉजी के ऊपर और इंसान की जो खुद मुख्तारी है, वो भी बड़ी हद तक डिस्टर्ब होगी, क्योंकि इंसान जो है वो अपनी डिसीजन मेकिंग की बेस पे भी वो चला जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा एआई के ऊपर, और इंसान की फैसला करने की ताकत बहुत कम हो जाएगी। ऑटोनोमस वेपन्स बन गए हैं और बन जाएंगे, मजीद बन रहे हैं। तो फिर ये सोचना, जब ऑटोनोमस वेपन्स हों और उन्होंने खुद ही चलना हो एआई के थ्रू, कोडिंग के थ्रू, तो ये सोचना कि कहाँ आगे कितने इंसान हैं, क्या है क्या नहीं है, और उसमें एक ह्यूमन एलिमेंट लेके आना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। ये किलर रोबोट्स वगैरह की जो डेवलपमेंट है, ये सारी इसी फील्ड में है, और ये एक प्रॉब्लम है। साइबर सिक्योरिटी और हैकिंग रिस्क, यस, साइबर अटैक्स हो सकते हैं हमारे डेटा पे, बैंक्स पे और इस तरह की चीज़ों में, जो कि ज़ाहिर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फिर उसके बाद डेटा वल्नरेबिलिटी, कि हमारा जो डेटा है, स्पेशली सेंसिटिव डेटा किसी भी कंट्री का, किसी इंसान का, किसी फैमिली का, वो गलत हाथों में जा सकता है। एग्जाम्पल वही दी गई है साइबर अटैक्स वाली ही। और आगे बात है जी इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ एंड सोशल आइसोलेशन। ये भी एक डिसएडवांटेज है कि इंसानों का जो इंटरेक्शन है आपस में वो कम से कम होता चला जाएगा। अब भी काफी कम हो गया है आज से 20 साल पहले की निस्बत, लेकिन अब मजीद ये कम से कम होता चला जाएगा, जिसकी बेस पे इंसान जो है वो एक दूसरे के साथ सोशल इंटरेक्शन में नहीं रहेगा या कम से कम हो जाएगा। फिर उसके बाद एडिक्शन और ओवर रिलायंस।
फिर लोग इसके एडिक्ट हो जाएंगे क्योंकि आसानी से मशीन काम करना शुरू कर देगी और ज्यादा इसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, और जब वो ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इंसान खुद से अपनी एबिलिटीज जो है उसको कम करता जाएगा। एग्जाम्पल, इसनी इमोशनली चार्ज कंटेंट जो है वो अगर एल्गोरिदम में आएगा तो वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स पैदा करेगा, स्पेशली रिलीजन की बेस पे, कल्चर की बेस पे या एथनिसिटी की बेस पे। आगे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ एआई टेक्नोलॉजी। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है कि एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा होगी क्योंकि मशीन के ऊपर ज़्यादा फोकस है, तो कार्बन इमिशन ज़्यादा होंगी। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ऑब्वियसली इससे ज़्यादा होगा और पोल्यूशन पैदा होगी। ठीक है, और ये 2019 की एक स्टडी है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एआई मॉडल कैन प्रोड्यूस एज मच कार्बन डाइऑक्साइड एज 5 cars ओवर देयर लाइफ टाइम। मतलब एआई मॉडल्स जो हैं वो इतनी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं कि जो 5 कारें पूरी जिंदगी में, यानी कि जब तक कार वो रहती है, जो 5 कारें जब से बनी तब से लेकर वो एंड तक जितनी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करती है उससे भी ज्यादा एक एआई मॉडल ये वेस्ट पैदा करता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये एक प्रॉब्लम है। एथिकल कंसर्न्स एंड मॉरल डायलेमास। यस, एथिक्स का तो कोई ताल्लुक एआई से है ही नहीं। तो मॉरल डिसीजन मेकिंग जहां पे भी आती है वहां पे ह्यूमन टच, ह्यूमन एम्पैथी, ह्यूमन फीलिंग्स दूसरे इंसानों के लिए, दूसरे लोगों के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, अपने कोलीग्स के लिए वो बड़ी मैटर करती हैं। लेकिन वो फीलिंग सारी एआई में तो नहीं है, तो इसलिए डिसीजन मेकिंग के अंदर जो एक मोरालिटी का या एक सिंपथी का एक एलिमेंट है, फीलिंग है, वो सारी खत्म हो जाएगी या बहुत कम हो जाएगी। और इसी तरह से एथिक्स का भी यूज जो है वो बहुत कम हो जाएगा। हेल्थ केयर में, लॉ इन्फोर्समेंट में, मिलिट्री यूजेस में इतना कम हो जाएगा कि इंसान जो है वो एआई के ऊपर डिपेंड करते हुए वो एक दूसरे को ही मारना शुरू कर देगा, और एक दूसरे के साथ इंसानों वाला ताल्लुक जो है वो बनना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और इंसान जो है वो एक दूसरे से बेजार होता जाएगा, एक तरह से कह लें। और इसकी एग्जांपल ऑटोनोमस व्हीकल्स हैं। तो गाड़ी ने कब रुकना है, कब चलना है, जाहिर है कि उसके लिए अगर ड्राइवर बैठा होगा तो वो पूरी कोशिश करेगा कि अगर कोई अचानक से कोई बंदा सामने आ भी गया है तो उसे बचाने की। लेकिन एआई ड्रिवन कार ने तो अपने हिसाब से चलना है ना, उसे क्या पता है कि बंदा कितना करीब आ गया, कितना दूर आ गया है, या अगर पता चल भी जाए तो उसमें वो एलिमेंट तो नहीं है, वो वो एक अचानक जो कोशिश का एलिमेंट है वो तो नहीं है ना। फिर उसके बाद एआई डिपेंडेंसी एंड रिड्यूस्ड ह्यूमन स्किल्स, ये भी इसका डिसएडवांटेज है कि स्किल डिग्रेडेशन, इंसानों की स्किल्स कम होती चली जाएंगी क्योंकि वो मशीन के ऊपर डिपेंडेंट होता चला जाएगा। ठीक है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी इंसानों की कम हो जाएंगी, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स कम हो जाएंगी क्योंकि इंसान डिसीजन मेकिंग भी एआई से करवा रहा होगा। ठीक है, और इसकी एग्जांपल जो है वो पीपल स्पेशल अवेयरनेस और नेविगेशन एबिलिटीज। मतलब इंसानों की अब जैसे टूल्स के ऊपर हम डिपेंडेंट हो गए हैं और हम अपने टूल्स को की मदद से ये जानने की कोशिश करते हैं कि ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, साउथ किधर है। ये सब कुछ जो है वो फिर जब मशीन ही करेगी तो इंसान की ये वाली एबिलिटीज भी कम हो जाएगी। ठीक है, हम बड़ी आसानी से गूगल मैप लगा के तो कहीं भी जा सकते हैं, तो हमें रास्ते याद रखना की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और आगे इंसान को, आगे आने वाले जो इंसान है उनको रास्ते याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और वो उनको रास्ते याद नहीं रहेंगे। अच्छा, उसके बाद है जी पोटेंशियल लॉस ऑफ ह्यूमन कंट्रोल। जाहिर है ये भी एक प्रॉब्लम है कि जब सारा कुछ एआई के हाथ में चला जाएगा तो इंसान के कंट्रोल में तो कुछ भी नहीं रहेंगी, मशीनें भी इंसान के कंट्रोल से बाहर चली जाएंगी। फिर उसके बाद सुपर इंटेलिजेंट एआई टेक्नोलॉजी जो है वो अगर आ गई तो वो इंसानी इंटरेस्ट, ह्यूमन इंटरेस्ट के खिलाफ भी काम कर सकती है। ठीक है, और उसके बाद ये जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं एआई के, स्टीफन हॉकिंग्स या एलॉन मस्क,
ये वार्न कर चुके हैं कि अगर एआई को रेगुलेटेड वे में सही तरीके से डेवलपमेंट ना किया जाए तो इसके बहुत सारे रिस्क हैं। एआई के फ्यूचर ट्रेंड्स एआई के फ्यूचर ट्रेंड्स में ये है कि इमर्जिंग एरियाज, उसमें क्या है, क्लाइमेट साइंस है या रोबोटिक्स है या साइंटिफिक रिसर्च है, इन सब चीज़ों में आगे इसमें रिसर्च होगी और नई नई चीज़ें मज़ीद पैदा होंगी। फिर उसके बाद एआई गवर्नेंस, यस, बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट्स हैं जो अभी भी एआई के ऊपर गवर्नेंस के मैटर्स में हेल्प लेती हैं, डिपेंड करती हैं, लेकिन अब मज़ीद ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होती चली जाएंगी। ह्यूमन एआई कोलैबोरेशन, यस, आगे आगे चल के कोई एक पॉइंट आएगा कि जब एक कोलैबोरेशन का एलिमेंट बनेगा और इंसान और एआई में एक इतना अच्छा कोलैबोरेशन बन जाएगा कि ये एक कंफर्टेबल बैलेंस होगा। क्योंकि जाहिर है कि इंसान को एआई रिप्लेस तो नहीं कर सकती, बट ये है कि बहुत सारे मामलात में आगे बढ़ सकती है उससे। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट का ये है कि एआई जहाँ पे बहुत सारी जॉब्स को ख़त्म करेगी, वहाँ पे बहुत सारी और जॉब्स को पैदा भी करेगी। नई तरह की जॉब्स जो एआई बेस्ड चीज़ें हैं वो आगे आएंगी, वो ज़्यादा चांसेस है। और इंटरेस्टिंग एआई फैक्ट्स एंड माइलस्टोन्स क्या हैं जी? सबसे पहले तो एआई चेस कंपटीशन, ये 1997 में ये हुआ था। तो आईबीएम्स डीप ब्लू डिफीटेड चेस चैंपियन गैरी कैस्परोव, ये रशियन है, जिसको के रोबोट ने हरा दिया था चेस कंपटीशन। एआई इन स्पेस, स्पेस में नासा ने मार्स की एक्सप्लोरेशन के लिए एआई को यूज किया। फिर मेडिकल एडवांसमेंट्स हैं, तो एआई हैज़ हेल्प डिकोडिंग डिजीजेस, बहुत सारी ऐसी डिजीजेस हैं जो जिनका पता चलाने में एआई ने हमारी हेल्प की। और कंक्लूजन अब ये है इस पॉइंट का कि एआई जो है वो हमारी सब टेक्नोलॉजीज और जो एप्लीकेशंस और सब चीज़ों को कवर कर लेगी, लेकिन जाहिर है कि इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं इसकी एप्लीकेशन में। ठीक है, और फिर आगे जितनी भी हमने पॉजिटिव और नेगेटिव बातें की हैं इसके बारे में इस लेक्चर में, वो हमें सारी जहन में रख के सोचना है। और फ्यूचर की आउटलुक जो है उसके बारे में हमें ये जहन में रखना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करनी है कि हमें एआई की डेवलपमेंट से अपने आप को हम इंफॉर्म्ड रखें और किसी भी तरह से पीछे, इंसान दुनिया से पीछे ना रहें। ठीक है, और एआई में हम अपने मतलब जो डेली लाइव्स हैं या कैरियर्स हैं या फ्यूचर है हमारा, उन सब को इस तरह से शेप करें कि वो जिस तरह से दुनिया तरक्की कर रही है और दुनिया में एआई तरक्की कर रही है, उसी तरह से हम भी उस तरक्की के साथ चलने के काबिल हो सके। तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ वो बुनियादी पॉइंट्स जो कि आपके लिए इस बेसिक टॉपिक में क्लियर करने ज़रूरी थे, और वो मैंने किए, और आई होप कि ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा डिफरेंट अदर चीज़ों में। अब इसी टॉपिक के ऊपर आगे हमारे और भी लेक्चर्स आएंगे, लेकिन ये एक बेसिक लेक्चर है। इसके बाद एआई की डिफरेंट जो डायमेंशंस हैं उनके ऊपर हम मज़ीद कुछ बात आगे आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।